Again, welcome you all. This is the next part of beta oxidation pathway. Recently, we have discovered the beta oxidation pathway structurally. हमने structurally पढ़ा था कि कैसे chemical changes आते हैं, कहाँ dehydrogenation होता है, कहाँ NAD acceptor है, कहाँ पर FAD acceptor है. तो वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. यहाँ मैं पाथवे को एज ए ग्लैंस यानी समराइज वे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ. तो यहाँ से हमने फैटी एसिड लिए थे. फैटी एसिड कोई भी जनरल फैटी एसिड कितने भी कार्बन का हो, ठीक है, वो जितना कम कार्बन नंबर का होगा उतना ही साइकिल छोटी होगी, जितने ज्यादा कार्बन होंगे उतना ही जो है साइकिल दैट विल बी लॉन्ग. सो एक्टिवेट हुआ था यूजिंग एटीपी. फैटी एसाइल कोई एंजाइम ए बने थे, क्योंकि बाहर से कोई एंजाइम ए आया था, फैटी एसिड में नहीं था, यहाँ वो अटैच हुए, वाटर यहाँ पर एलिमिनेट हो रहा था. ठीक है, एंजाइम था थियोकाइनेज. फैटी एसाइल कोए जो थे उनका डीहाइड्रोजनेशन होता था, 2 हाइड्रोजन निकलते थे, एक अल्फा पोजीशन से एक बीटा पोजीशन से, ठीक है, और फिर वो बनाता था ट्रांस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड फैटी एसाइल कोए, क्योंकि अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया था, इसीलिए नाम था ट्रांस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड फैटी एसाइल कोए. ट्रांसफॉर्म में थे, एक हाइड्रोजन जो एक तरफ था दूसरा दूसरी तरफ, इसीलिए इसका नाम ट्रांस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड फैटी एसाइल कोए था. ठीक है, डिटेल में देखने के लिए आप प्रीवियस वीडियो देखिए, पार्ट 1 देखें. फिर हाइड्रोलिज एंजाइम वाटर ऐड करता था बीटा पोजीशन पर, इसीलिए बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं, बीटा पर मेन वर्क हो रहा था. तो ये जो फैटी एसाइल कोई है पर्टिकुलरली बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोई कहलाता था. फिर दोबारा से डीहाइड्रोजनेशन हुआ था, NAD एक्सेप्टर था इस बार, फाइनली बनता था बीटा कीटो फैटी एसाइल कोई. इसमें मान लीजिए जितने भी कार्बन आपके फैटी एसिड में CN था नंबर कार्बन का, 16 18 जो भी है, तो यहाँ भी कार्बन नंबर CN है. अब फाइनली क्या होता है कि जो यूनिट है हमारी एसिटाइल कोई वो निकलना स्टार्ट होती है इसमें से, क्योंकि फैटी एसिड का ब्रेकडाउन मेनली एसिटाइल कोई में होता है, ये हम पढ़ते हैं, प्रिकसर भी यही होता है. एंजाइम यहाँ इंपॉर्टेंट है, थियोलेज याद रखेंगे, और यहाँ पर ऐड होता है HS कोएंजाइम A. ऐड इसलिए होता है क्योंकि इसके पास तो ऑलरेडी एक ही कोएंजाइम A है, अगर वो एसिटाइल ले जाएगा तो फिर दूसरा कोएंजाइम A नहीं बचेगा, यानी फैटी एसाइल कोई का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, फिर से फैटी एसिड बनेगा तो एक नई एटीपी चाहिए हमें. तो यहाँ ऑलरेडी एक HS कोएंजाइम A आता है बाहर से, ठीक है, और एसिटाइल कोई रिलीज होता है. तो इस जनरल फैटी एसिड में इसमें जितने कार्बन नंबर थे उसमें से एसिटाइल कोई सिंपली बाहर निकल जाएगा, तो बचा हुआ जो कंपाउंड होगा वो भी एक फैटी एसाइल कोई रहेगा, बट वो 2 कार्बन कम रहेगा इससे, यानी इसमें कार्बन का नंबर रहेगा CN-2. 18 कार्बन का फैटी एसिड होता तो यहाँ पर 18 ही कार्बन होते, और नए फैटी एसाइल कोई में 16 कार्बन हो जाते, क्योंकि 2 कम होते. 2 कार्बन कहाँ गए? दे आर लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोए. तो यहाँ पर 16 कार्बन का एक नया फैटी एसाइल कोए बन गया, ठीक है, या CN-2 का एक नया फैटी एसाइल कोए बन गया, क्योंकि हम तो जनरल नंबर मान रहे हैं CN-2. उस फैटी एसाइल कोए के लिए ये चारों स्टेप, ठीक है, कौन से चारों स्टेप? यहां से लेकर 1 2 और 3 होंगे, क्योंकि चौथा तो ATP वाला था वो इन्वॉल्व नहीं होगा. तो 2 to 4 टोटल 3 स्टेप. स्टेप नंबर 2 इसको अगर हम 1 मान ले, स्टेप नंबर 1, तो ये स्टेप नंबर 2 हुआ, ये स्टेप नंबर 3 और ये स्टेप नंबर 4. तो स्टेप नंबर 2 से 4 रिपीट होंगे. 2 से 4 रिपीट होते ही फिर एक नया बीटा कीटो फैटी एसाइल कोई बन जाएगा, चौथा स्टेप रिपीट होते ही इसके लिए. तो वो जो नया बीटा कीटो फैटी एसाइल कोई बनेगा उसमें से फिर एक एसिटाइल कोई निकल जाएगा, यानी वो फिर से 2 कार्बन कम हो जाएगा, यानी जो नया फैटी एसाइल कोई फिर बनेगा वो उससे भी 2 कार्बन कम होगा. किससे? इससे. इसको अगर सेकंड फैटी एसाइल बोल दिया जाए, इसको फर्स्ट अगर हम बोलें, तो जो थर्ड फैटी एसाइल कोई बनेगा वो फिर 2 कार्बन कम होगा सेकंड वाले से, और टोटल 4 कार्बन कम होगा किससे? फर्स्ट वाले फैटी एसाइल कोई से. फिर उसके लिए 2 से 4 स्टेप फिर रिपीट होंगे, फिर एक नया बीटा कीटो फैटी एसाइल कोई बनेगा, ठीक है, फिर उसमें से भी एसिटाइल कोई निकल जाएगा, तो एक नया फैटी एसाइल कोई बनेगा. वो जो चौथा फैटी एसाइल कोई बनेगा उसमें टोटल 6 कार्बन कम होंगे. कहने का मतलब अब बार बार एसिटाइल कोई निकलते रहेंगे. ये जो मैंने 2 कार्बन लेस लिखा है इसका मतलब है बार बार एसिटाइल कोई निकल रहे हैं. अल्टीमेटली लास्ट में एक एसिटाइल कोई बच जाएगा. अब जब एक ही एसिटाइल कोई बच गया तो उसमें से कुछ भी नहीं निकल सकता. तो फाइनली पूरा का पूरा फैटी एसिड किन चीजों में टूटा? धीरे धीरे करके एसिटाइल कोई में टूटता रहा, और अल्टीमेटली लास्ट में क्या बना? एसिटाइल कोई. तो सिंथेसिस होता था एसिटाइल कोई से, और ब्रेकडाउन भी किसमें होता है? एसिटाइल कोई में. साइकिल थोड़ा कॉम्प्लेक्स इसलिए लग सकता है क्योंकि रिपीटेटिव साइकिल्स हैं, खुद साइकिल के अंदर साइकिल है. तो 2 से 4 स्टेप, 3 4, ये हर एक फैटी एसाइल कोई के लिए होंगे. हर एक फैटी एसाइल कोई, ये तो मेन वाला हो गया, वो तब तक बनता रहेगा जब तक अल्टीमेटली सारे कार्बन नहीं निकल जाते बाहर. तो हर बार 2-2 कार्बन की फॉर्म में लॉस होगा, एसिटाइल कोई निकलता रहेगा. नए फैटी एसाइल कोई के लिए सारे स्टेप रिपीट होते रहेंगे, यानी इस नए फैटी एसाइल कोई का भी एक बीटा कीटो फैटी एसाइल कोई बनेगा, ठीक है, फिर उसमें से एसिटाइल कोई निकल जाएगा, फिर एक नया फैटी एसाइल कोई बनेगा जो हर बार 2 कार्बन कम होता रहेगा. इसको आप ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं कि मान लीजिए आप एक स्टार्च है जो कि ग्लूकोज से बना हुआ है,
उसमें से एक एक करके ग्लूकोज तोड़ते रहे, तो इमेजिनरी नंबर मान लीजिए मैं 1000 मान लेता हूँ, एक ग्लूकोज तोड़ा तो 99 ग्लूकोज बच गए, तो वो भी स्टार्च कहलाएगा। फिर 998 फिर वो भी स्टार्च कहलाएगा, लेकिन एक एक ग्लूकोज तो कम होता जा रहा है। तो बहुत सारी प्रोसेसेस के बाद फिर फाइनली एक ग्लूकोज की पॉलीमर चेन बन जाएगी जो स्टार्च नहीं रहेगी, और अल्टीमेटली इस तरह से हम तोड़ते रहे। हालांकि 2 ग्लूकोज का हम स्टार्च नहीं कहेंगे, बट एक मान लेते हैं कि डाइसेक्राइड भी चलिए स्टार्च है, तो लास्ट जो ग्लूकोज बचेगा अल्टीमेटली, तब जाकर हम कहेंगे कि स्टार्च पूरा का पूरा टूट गया है, डिग्रेड हो गया है। सो सिमिलरली अगेन आई एम रिपीटिंग, इस कंपाउंड से इसमें कितने भी कार्बन रहे हो, मान लीजिए 16 कार्बन है, तो इससे एसिटाइल कोई निकलता ही 14 कार्बन का एक फैटी एसाइल कोई बनेगा, फिर उसी का 14 कार्बन का बीटा कीटो फैटी एसाइल कोई बनेगा, फिर उसमें से 2 कार्बन कम हुए तो 12 कार्बन का फैटी एसाइल कोई, फिर 10 कार्बन का, फिर 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2 का तो अल्टीमेटली एसिटाइल कोई बच जाएगा। अगर ओड नंबर के फैटी एसिड है तब लास्ट में 3 कार्बन बचेंगे, तो 3 कार्बन में से एक एसिटाइल कोई और निकल सकता है, अल्टीमेटली एक सिंगल कार्बन बचेगा लास्ट में। ठीक है, दिस विल बी द फैटी एसिड ब्रेकडाउन। तो चाहे ओड हो चाहे इवन हो, जहां तक निकल सकते हैं एसिटाइल कोई वहां तक रिलीज किए जाते हैं। अब एसिटाइल ए का फाइनली क्या होता है, ये जो एसिटाइल कोई निकल रहा है इसके साथ 3 चीजें हो सकती हैं। ये क्रेब साइकिल में जाकर फिर से ब्रेकडाउन हो सकता है, ये दोबारा से फैटी एसिड बना सकता है, और ये अदर प्रोसेसेस जैसे ग्लूकोज या कुछ और चीजों को बनाने के लिए भी जा सकता है। तो एसिटाइल को एक सेल यूज करती रहती है, चाहे ब्रेकडाउन के लिए चाहे वापस सिंथेसिस के लिए। दिस इज द बीटा ऑक्सीडेशन pathway. I hope this will clear all your doubts regarding the beta oxidation. Thank you very much. Have a nice day.